Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताज़ा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हर एक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं हिंद किसान चैनल के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह। हरवीर नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम हरवीर। राजेश नमस्कार। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Equity benchmarks zoom around 4.5% during the business week ended yesterday. Census reclaims 40,500 mark after 25th of February this year. Nifty regains 11,900 level. Foreign exchange reserves of the country rise to a new lifetime high of around $46 billion as on 2nd of October. And loan moratorium exceeding 6 months might result in vitiating the overall credit discipline, says RBI in an affidavit filed in the Supreme Court. शेयर बाजारों में कल समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 4.5% की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स इस वर्ष 25 फरवरी के बाद पहली बार 40,500 के स्तर के पार चला गया। निफ्टी ने भी फिर से 11,900 के स्तर को छुआ। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में 546 अरब अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा है कि 6 महीने से अधिक समय तक ऋण ब्याज की माफी से ऋण देने की व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। Equity benchmarks zoomed around 4.5% during the business week ended yesterday. Domestic indices logged robust gains and strong second quarter profits of companies and positive global cues. IT banking and finance stocks logged strong gains during the week. Registering gains for the 7th session in a row, the Sensex reclaimed 40,500 mark after 25th of February this year, while the Nifty regained 11,900 level. The Sensex surged 1,812 points or 4.68% to settle at 40,509 during the week, while the Nifty 50 index jumped 497 points or 4.36% to settle at 11,914. On the other hand, the broader market at BSE declined, underperforming the Sensex. The mid-cap index fell 0.32%, while the BSE small-cap index stumbled 4.23%. We will discuss
this with Harveer in a short while from now. In the meantime, we are joined in by our first caller. थाने से हमारे श्रोता आदित्य लाइन पे हैं। आदित्य नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मेरे 3 अलग अलग मुद्दों पर 3 अलग अलग सवाल हैं। जी मेरा पहला सवाल ये है कि हरवीर जी से पहले तो उनको नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि वाई द कंट्रीज आर रनिंग इनटू कंट्रोवर्सी विद यूके, सॉरी यूके का जो मामला भी हुआ है, पहले यूके तो अलग हुआ ईयू से, ठीक है मान लिया। उसके बाद जो है यूके जो है एक बिल पास करता है कोई मार्केट के रिगार्डिंग, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, आप पिछली बार समझे नहीं थे कि जो है नहीं सॉरी मतलब अगर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को लागू किया जाए तो ऐसे तो इन्फ्लेशन होनी ही नहीं चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो है जो एग्रीकल्चर में जो रबी क्रॉप का जो सोइंग लैंड था, पहले इनिशियल डेटा में 12% दिखाया, उसके बाद 10, उसके बाद 8 और 5.7% लास्ट डेटा था, तो ये कमी का क्या रीजन मानते हैं आप? नहीं देखिए, ये आपका जो मैं क्रॉप एरिया की बात वहीं से शुरू करता हूँ। पहले ये अलग अलग एस्टिमेट होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल का डाटा कलेक्ट होके उसमें एक लैग रहती है और डेटा और पिछले साल से कंपेरेबल डेटा आता रहता है। और यहाँ पे एक मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ये वेदर वॉच ग्रुप बोलते हैं उसको, वहाँ पे सारा ये डाटा कलेक्ट होता है। तो वो फिर इसका रिलीज होता है वीकली, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को रिलीज होता है। तो इसलिए उसमें अपडेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। इसलिए आपको लगता है कि कई बार फाइनल होते होते जो है वो डेटा का डिफरेंस बदल जाता है। ये सिर्फ क्रॉप एरिया में नहीं होता, ये क्रॉप प्रोडक्शन में भी आपको मिलेगा। और जो 5th एंड फाइनल एस्टिमेट आता है प्रोडक्शन का, वो करीब उसमें लैग रहता है करीब 7-8 महीने का, क्रॉप आने के बाद भी सीजन खत्म होने में। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए जो फाइनल डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब वो परचेज प्राइस पैरिटी का देखिए जो बात थी आपसे, उसका एक जो पिछली बार भी मैंने समझाया था कि ये डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। और एक बास्केट ऑफ गुड्स जो है उसके आधार पे कि वहां पर जो इनकम है वो उस इनकम में उस प्रोडक्ट को कितना दाम दे करके खरीद पाता है और कितना यहाँ पे खरीद पाता है दूसरे देश में, ये इस तरीके से होता है। बट जरूरी नहीं कि जो परचेज प्राइस पावर जो पैरिटी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसको आप इकोनॉमिक जो कंडीशन है और जो इकोनॉमी का लेवल है या पर कैपिटा इनकम है उसको सीधे उस तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं मान सकते। ये एक पॉइंट था। एक आपने ईयू और यूके को लेकर के आपने बात की थी, तो डेफिनेटली एक ब्रेग्जिट हो गया, वो अपने कानून अपने तरीके से बना रहे हैं। लेकिन अभी जो एग्रीमेंट है, जो एग्जिट को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें टैक्सेशन को लेकर के है, मूवमेंट्स को लेकर के है और जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसको लेकर के, दैट प्रोसेस इज स्टिल ऑन। और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश लाइन पे हैं। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार जी अमीश जी, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ सर, जैसे भारत दुनिया में कितना बड़ा बाजार है, लेकिन उसके बाद भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे अपनी फैक्ट्री नहीं लगाती, जैसे सैमसंग, गूगल, एप्पल, यहाँ तक कि चाइना भी अपनी फैक्ट्री ना वियतनाम में लगा लेता है लेकिन भारत में नहीं लगाता। तो इसका क्या कारण है? और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई इसलिए जिस पार्टी की जो विदेशी यहाँ पे जो स्वदेशी के नाम पर विदेशी कंपनियों का बहिष्कार का एक मुहिम छिड़ा रहता है, तो उन्हें डर लगता है कि भाई कब हमारी फैक्ट्री के खिलाफ वो आके प्रदर्शन करने लग जाए। क्या ये भी एक वजह है? ये भी बताइएगा सर, धन्यवाद। देखिए, एक तो ये आपने कहा है कि भारत एक बड़ा बाजार है और एक मिडिल क्लास का करीब माना जाता है कि 40 करोड़ के करीब का एक मार्केट है और किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक अट्रैक्टिव मार्केट है। ये बात आपकी सही है। लेकिन 1991 में जब इकोनॉमिक रिवलाइजेशन हुआ, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसके बाद बहुत सारी चीजें ओपन अप की गई। अगर आप देखेंगे कि कई सारे जो ब्रांड्स हैं, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, वो यहाँ पे आए। जो ऑटो में एक रिवोल्यूशनरी है, अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज ने अपने यहाँ पे यूनिट सेटअप किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी हो रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी ये काफी सारा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आई। हाँ, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी थी उस वक्त जो ब्रांड्स थे उनसे कम्पीट नहीं कर पाए और वो वाइप आउट हो गए। अगर आप देखोगे व्हाइट गुड्स में वो या तो कोरियन ब्रांड्स हैं
या चाइनीज ब्रांड्स है, इवन यूरोपियन ब्रांड भी उस तरीके से नहीं टिक पाए, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव एज किसके पास है, टेक्नोलॉजी किसके पास है, मार्केटिंग किसका अच्छा है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और जो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी, एनवायरमेंट और आपके जो लोकल लॉज होते हैं, ये काफी कुछ डिसाइड करते हैं किसी भी बड़ी कंपनी के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए। सिर्फ मार्केट तय नहीं करता। अगर आप देखो चाइना में बहुत पहले ये सब यूनिट्स लगने शुरू हुए, भले ही चाइना उस वक्त इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट नहीं था, तो ये इतना इजी भी नहीं होता और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है। उस वक्त उस तरह की स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है या नहीं है, तो इट डिपेंड्स ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट देख करके यहाँ पर वो लोग आ जाएं। ये बात सही है कि एक जो हम लोग कहते हैं कि स्वदेशी वाला जो फैक्टर है, उसके कुछ फायदे भी होते हैं। और आज के टाइम में ग्लोबली एक प्रोटेक्शन रिजीम का एक या पॉलिसीज के ऊपर काफी फोकस है। अगर आप देखें कि यूएस के जो मॉडल अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, और अभी कई जगह इस तरीके का चीजें चल रही हैं। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट कुछ इस तरह की पॉलिसीज लेकर के आई है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, लेकिन प्रोडक्ट्स भी काफी तेजी से डेवलप्ड होते हैं। किसी ने नहीं अब से 15 साल पहले सोचा था कि जो आपका जो उस तरह की स्मार्टफोन है, उनका इतना बड़ा मार्केट खड़ा हो जाएगा। तो नेचुरली वही कंपनीज उसको, जहां उनके मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, उसी से वो मार्केट सप्लाई करती रही। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड दैट। और मोरीनगर से हमारे श्रोता अशोक कुमार जी लाइन पे हैं। अशोक कुमार जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी अशोक जी। जी हाँ हरबीर जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अभी जो ये डीलिस्टिंग की लास्ट डेट निकली है वेदांता की, तो इसमें जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं हम जैसे, तो उनके लिए क्या ऑफर में अब क्या मतलब। हेलो हेलो। I think Hello. We've lost touch. Harveer is talking Ji. about if people have missed out on certain issues like Vedanta, or what should they be doing? I think that is what he wanted to ask. How can they take advantage? So it will actually now, because the delisting के लिए कंपनी ने जो भी एप्लीकेशन मंगाई है, सो टिल देन इनका निपटारा होता है। और नेचुरली उनके पास इक्विटी तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि उनका, बिकॉज दे हैव स्टॉक्स इन देयर हैंड, तो उसका वैल्यू तो है। एंड आई थिंक फर्दर उसको वो यूटिलाइज तो कर ही सकते हैं टू गेट देयर मनी बैक इफ दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। Joining us now from Mumbai is Muzahir Khan Saab. Welcome to Market Mantra, Muzahir Saab. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ प्रोग्राम वगैरह। और हरिवरी जी, आज मेरा सवाल ये है कि कृषि। हेलो जी जी जी। हाँ, मेरे 3 बिल पास हुए हैं, गवर्नमेंट ने पास किए कृषि के ताल्लुक से, तो वो कितने अच्छे बिल है, मगर इसके खिलाफ किसान एजुटेशन क्यों कर रहे हैं, जबकि उनका मेरे हिसाब से तो फायदा ही फायदा लग रहा है। आप भी एक किसान हैं, जरा बताइए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, 3 उसमें जो एक्ट है, एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में काफी सारा लिबरलाइज किया है गवर्नमेंट ने, कि उसमें जो कई जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उनको बाहर कर दिया, उनके ऊपर कोई स्टॉक लिमिट वगैरह लागू नहीं होगा। और अगर कुछ गवर्नमेंट को स्टेप लेना होगा उसके लिए भी सर्टेन कंडीशन है, जो कि बहुत इजीली उसको लागू नहीं होगा, काफी वेट करना पड़ेगा। और उसमें मकसद यही है कि जो प्रोसेसर हैं या जो ट्रेडर हैं, वो बिना किसी चिंता के किसी भी कमोडिटी का स्टॉक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये उसका एक पीछे है कि जिससे कि प्राइसेस का एक अगर कहीं है तो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस का फायदा मिल सके, एक्सपोर्ट ज्यादा हो सके, ये है। दूसरा, डायरेक्ट परचेजिंग के लिए जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड कॉमर्स का जो एक्ट है, उसमें अदर देन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का जो मार्केट्स हैं, उनके बाहर आप सीधे खरीद सकते हैं और उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास पैन कार्ड है और वो एक जो म्यूचुअली एग्रीड प्राइस होगा उसके ऊपर ले सकता है।
एंड देन एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, उसमें आप प्री डिसाइडेड प्राइस के और क्रॉप को लेकर के दो पार्टी फार्मर एंड स्पॉन्सर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो कंडीशंस हैं ये है। ये तो गवर्नमेंट का मानना है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और फार्मर्स को बेहतर दाम मिल सकेगा। अब इसमें जो कुछ फार्मर्स हैं उनको एक डर है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है उसका क्या होगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका क्या होगा। अब उसमें गवर्नमेंट एश्योर कर रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो मैकेनिज्म है वो जारी रहेगा। तो ये अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फार्मर्स को गवर्नमेंट एश्योर करती है जिससे कि उसकी नाराजगी खत्म हो पाए। और मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता कुलदीप सिंह लाइन पे हैं। कुलदीप जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम कुलदीप ठाकुर है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर बैंकें हर क्षेत्र में होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे, ये अपना एसेट खड़ा क्यों नहीं करती? ये किराए से ही क्यों रेंट पे रहती है बैंकें ज्यादातर, या एनबीएफसी कंपनी वगैरह चाहे तो वो अपना एसेट खड़ा कर सकती है ना, ऐसा क्या है सर? नहीं, देखिए बैंक का जो उनका बिजनेस एसेट खड़ा करना नहीं है बैंक्स का बिजनेस। बैंक्स का बिजनेस है कि जो उनके पास पैसा है उसको इंटरेस्ट पे दें और उससे उनकी अर्निंग हो। और एक उसमें जो सरकारी बैंक है उसमें गवर्नमेंट का भी एक पॉलिसी रहती है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। बट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास जो डिपॉजिट्स हैं और आपके अपने इनकम है उसका इस्तेमाल आप ज्यादा इनकम जनरेट करने में करें, न कि आप एसेट्स खड़े करें। जिनको एसेट खड़ा करना है वो उनके पास जाते हैं और जो नॉर्म्स हैं जो उनको फॉलो करने के बाद उनको जो पूंजी है वो बैंक्स मुहैया कराते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। From Mumbai, we are joined in by Ratnakar. We welcome you, Ratnakar. Hello? हेलो Ratnakar, please go ahead and ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा सवाल है कि अभी ऑयल के रेट तो $41-42 तक गए हैं, लेकिन कभी आने वाले सीजन में विंटर सीजन चालू हो जाएगा तो रेट कम हो सकते हैं क्या? तो ऑयल के शेयर्स में क्या कैसी स्थिति रह सकती है? और दूसरा सवाल है कि डिफेंस सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ये है क्या परिस्थिति? देखिए, ऑयल का जैसे आपने कहा कि ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएंगे क्या, और विंटर्स आ रहे हैं, विंटर में एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है जी। लेकिन अभी परिस्थिति एक सामान्य परिस्थिति नहीं है दुनिया के सामने, क्योंकि पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन्स हुए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी कम हुई। अब अनलॉकिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए ये जो प्राइसेस नीचे आए थे उसके पीछे बहुत बड़ी वजह कंजम्पशन में गिरावट भी है। लेकिन अब कंजम्पशन बढ़ रहा है। जैसे हमारे यहीं देखें कि पेट्रोल में जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, वो प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर गया है। डीजल अभी उतना नहीं हो पाया। तो दूसरे दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी, दूसरे देशों में भी ये कंजम्पशन पैटर्न अपवर्ड ट्रेंड में है अभी। और अब जो हालांकि कई जगह सेकेंड वेव भी आ रहा है इसका, कोरोना वायरस का, कोविड का जो भी इन्फेक्शन बढ़ने में, लेकिन फुल लॉकडाउन से अब कोई भी कंट्री की सरकार अब हिचकेगी, वो पूरी तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, ऐसा एडवाइजरी भी है। और ये इस तरह की धारणा लगातार बन रही है। तो इसलिए ऑयल प्राइसेस और नीचे जाएंगे, सब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो अलग पहलू है। बट बाकी जो इकोनॉमिक सिनेरियो है उसमें तो नहीं लगता है। He also wanted to find out about defense. दूसरा इनका डिफेंस प्रोडक्ट इसमें स्टॉक्स में, डिफेंस में देखिए लगातार गवर्नमेंट हमारी प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस में जो है उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रही है। और जाहिर सी बात है कि जो हमारे उसमें डिमांड्स निकलेंगी, प्लस एक्सपोर्ट में भी कुछ लोग जा रहे हैं अब, तो उसका फायदा मिलेगा डिफेंस सेक्टर को, तो उसका इम्पैक्ट उनके स्टॉक्स पे भी आएगा उन कंपनीज के। और चलते हैं, लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में 3 अरब 61 करोड़ 80 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई और ये 545 अरब 63 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी 3 अरब 10 करोड़ 40 लाख डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 503 अरब 4 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गई हैं।
स्वर्ण भंडार में 48 करोड़ 60 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई। यह 36 अरब 48 करोड़ 60 लाख डॉलर मूल्य का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ देश के विशेष आहरण अधिकारों में 40 लाख डॉलर की मामूली बढ़ोतरी हुई। यह 1 अरब 47 करोड़ 60 लाख डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आरक्षित भंडार भी 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 4 अरब 63 करोड़ 10 लाख डॉलर पर पहुंच गया। Online with us is Chandrakant Solanki from Chennai. We welcome you, Chandrakant. Please ask your question. I wanted to know. Yes, please. In event of. Can you lower the volume of your radio set, please? Yes. Thank you. In event of closure of mutual fund asset management company or a bank or a because of the mismanagement of the asset management company, if it is closed down, what will be the fate of the investor? I haven't understood the question. Can you repeat it? म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो जाती है मैनेजमेंट के कारण, तो इन्वेस्टरों का व्हाट विल बी द फेट ऑफ इन्वेस्टर? ओके, हरवीर जी। डेफिनेटली मिसमैनेजमेंट के चलते अगर कंपनी बंद होती है, बट डेफिनेटली जो म्यूचुअल फंड उनके जो एसेट्स हैं, एसेट्स आर देयर बिकॉज एसेट्स आर जो इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, वो जो पोर्टफोलियो हो, स्टॉक्स हो या डेट्स हो, दैट इज देयर। बट एज पर द बेसिकली जो मेमोरेंडम होगा कंपनी का फॉर्मेशन का और कंपनी एक्ट के तहत जो भी जिसका क्लेम बनेगा, अकॉर्डिंगली दैट दे विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ द एसेट्स अवेलेबल आफ्टर दैट। Moving on, the Reserve Bank of India submitted to the Supreme Court that a loan moratorium exceeding 6 months might result in vitiating the overall credit discipline, which will have a debilitating impact on the process of credit creation in the economy. In an affidavit filed in the Apex Court in the loan moratorium case, the RBI has said that a long moratorium period could impact credit behavior of borrowers and increase the risk of delinquencies post-resumption of scheduled payments. The banking regulator filed the affidavit in pursuance to the Apex Court's October 5 order, asking the Centre and the RBI to place on record the KV Kamath Committee recommendations on debt restructuring because of COVID-19 related stress on various sectors, as well as the notifications and circulars issued so far on loan moratorium. In its affidavit, the RBI has said that any waiver of interest on interest would entail significant economic costs, which cannot be absorbed by the banks without serious dent on their finances, which would have huge implications for the depositors and the broader financial stability. The RBI has said that mere continuation of the temporary moratorium would not even be in the interest of the borrowers. The affidavit said the RBI has been the most proactive in announcing several measures to mitigate the impact of COVID-19. The Apex Court is scheduled to hear the matter on October 13. और इस बीच गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम, नमस्ते हरवी जी। नमस्कार सर, ये रामनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था कि कॉस्ट प्लस मार्जिन में मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए या किसान को इतना मिलना चाहिए, क्या ये इस बात का एमएसपी में ध्यान रखा गया है? और दूसरा, ये नियम जो बना रहे हैं नया वाला, इसमें बिचौलिए चले जाएंगे ऐसा कहते हैं, लेकिन बिचौलियों का रोल भी है और किसानों को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो इसका क्या बैलेंसिंग हो सकता है, इससे ये एजिटेशन भी ना हो और किसानों को फायदा हो? देखिए, ये एमएस स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग बना था, उनकी रिपोर्ट्स आई थी जी। उसी में उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होता है उसमें C2 कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट भी ऐड करना चाहिए,
फार्मर्स की बेहतर आमदनी के लिए। उसमें गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है पिछले दिनों 2019 में लिया था, इनफैक्ट 2018 में बजट में ही अनाउंस कर दिया था कि हम फार्मर को बेहतर दाम देंगे, लेकिन वो 50% प्रॉफिट था A2 प्लस FL जो कॉस्ट है उसके ऊपर। हालांकि उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज हुई है प्राइसेस में, और बट कुछ अभी उसके ऊपर एक डिबेट है, कुछ फार्मर्स की भी डिमांड है कि ये C2 प्लस 50% होना चाहिए, बट ये है डेफिनेटली ये कंसिडरेशन होता है। दूसरे जो अभी मौजूदा कानून बने हैं उसमें गवर्नमेंट का है कि एक पैरेलल सिस्टम आएगा, लेकिन पुराना सिस्टम बरकरार रहेगा। अब उसमें जो आड़ती है और ये जो बाहर अगर खरीदारी होगी तो कंपनी डायरेक्ट खरीदेगी, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के कानून के तहत जो मार्केट्स हैं वहां पर जो कमीशन एजेंट्स हैं वो बरकरार रहेंगे। तो अभी तो आने वाले दिनों में साफ होगा कि ये दोनों जो सिस्टम है किस तरीके से चलेंगे। और चलते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि औषधि कृषि उत्पादों का निर्यात अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 43.4% बढ़कर 53,626 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष लगभग 37,397 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। कृषि मंत्रालय का कहना है कि निर्यात में वृद्धि दर्ज करने वाले प्रमुख कृषि उत्पादों में मूंगफली, रिफाइंड चीनी, गेहूं, बासमती चावल और गैर बासमती चावल शामिल है। हरवीर जी, एक अच्छी खबर है कि जो कृषि उत्पादों का निर्यात है वो पिछले 6 महीनों के दौरान बढ़ा है, काफी बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। आप इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? असल में देखिए, एक तो इसमें बहुत बड़ा शेयर है शुगर एक्सपोर्ट, हमारा करीब 6 मिलियन टन को टच कर जाएगा, और उसका फायदा भी हुआ है इंडस्ट्री को भी, और डोमेस्टिक मार्केट में हमारे पास काफी गलत था, जो स्टॉक्स ज्यादा थे वो कम होगा, जिससे प्राइसेस इंप्रूव होगा। और हमने जो ग्रेन का भी एक्सपोर्ट, खासतौर से राइस एक्सपोर्ट्स काफी किया है जी। दोनों कमोडिटीज की वजह से ये इसमें जो सर्ज आया है एक्सपोर्ट में उसका बेनिफिट ये हम लोगों को मिला है। और हरवीर जी, 2018 में सरकार कृषि निर्यात नीति भी लेकर आई थी, उसका कुछ आपको लगता है कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ जिसकी वजह से इतना निर्यात बढ़ा? देखिए, एक तो इंसेंटिवाइज किया गया है एक्सपोर्ट को, क्योंकि कई बार मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं था, लेकिन जो शुगर में 10 रुपया 42 पैसे पर केजी की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। इसी तरीके से जो कमोडिटी और प्रोडक्ट वाइज फोरम बनाए गए हैं एक्सपोर्ट के लिए, जिससे उन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करें, उनमें क्या इस तरह का हेल्प किया जा सकता है, तो इन सब का एक इम्पैक्ट तो इसमें है जी। और सरकार ने हाल में ही 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि ढांचा फंड भी बनाया था, उसका भी इम्पैक्ट आप मानते हैं कि इसके ऊपर है? हाँ, अभी एक जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, जिसमें 2 करोड़ तक का एक लोन दिया जा सकता है किसी एंटिटी को या फार्मर को या FPO को, और उसमें मॉरेटोरियम है, सरकार उसमें ब्याज में जो है उसको रिलीफ दिया है। तो इसका मकसद ये है कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो खड़ा हो जाए। Okay, quickly let's tell you that the US stocks rose yesterday and the S&P 500 and Nasdaq registered their biggest weekly percentage gain since July. The optimism over more federal fiscal aid grew. The Dow Jones Industrial Average gained 0.6%, the S&P 500 climbed 0.9% and the Nasdaq Composite Index surged 1.4%. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हरवीर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। To end the headlines once again, equity benchmarks zoom around 4.5% during the business week ended yesterday. Sensex reclaims 40,500 mark after 25th of February this year. Nifty regains 11,900 level. Foreign exchange reserves of the country rise to a new lifetime high of around $546 billion as on October 2. And the loan moratorium exceeding 6 months might result in vitiating the overall credit discipline, says RBI in an affidavit filed in the Supreme Court. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Market Master.